दोस्तों, आज कुछ क्रिटिकल मुद्दे ऐसे रहे हैं जो पिछले दिनों में चर्चा में रहे हैं और जिनको लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। ऐसे मुद्दे जो कहीं न कहीं छात्रों युवाओं के हितों को व्यापक रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं योगेंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूं योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, दो बड़े क्रिटिकल मुद्दे लिए गए हैं सरकार द्वारा निर्णय के रूप में। पहला तो ये कि 50 साल तक जिन कर्मचारियों की एज हो चुकी है उन्हें रिटायरमेंट दिया जाए। एक तरीके से इन्हें रिटायरमेंट ना कह के आप जबरन रिटायरमेंट कह सकते हैं। दूसरी जो सबसे एक भयावह स्थिति क्रिएट की गई है वो है 5 साल संविदा प्रोग्राम। तो इन दोनों मुद्दों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर जाने से पहले पिछले 75 सालों के इतिहास को थोड़ा सा मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। मैंने कोरोना वायरस के दौरान एक वर्ड यूज किया था, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो। अगर नहीं नोटिस किया है तो फिर से आप नोटिस करिए, उसको देख सकते हैं आप वहां पे जाके। एक मैंने बोला था कि परीक्षार्थी प्रयोगशाला। भारत का इतिहास रहा है, जब से देश आजाद हुआ है सारे प्रयोग हम परीक्षार्थियों पर ही किए गए। फिर चाहे वो फीस बढ़ानी हो, फिर चाहे आंदोलन के दौरान लाठी खाने हो, फिर चाहे राजनीतिक पार्टियों को युवा कार्यकर्ता चाहिए हो, फिर चाहे विश्वविद्यालयों को पढ़ाई के अड्डे के अलावा राजनीति का अड्डा बनाना हो। ये चर्चा लगातार पिछले 75 सालों से चली आ रही है। अब आपको मैं थोड़ा इसका रेफरेंस देता हूं, हो सकता है आप समझ ना पाए। छात्र संघों की जिस तरीके से स्थापना की गई, सारे लोग भली भांति रूप से वाकिफ हैं कि छात्र संघों ने अभी तक क्या सकारात्मक भूमिका निभाई है। आपने जहां भी देखा है छात्र संघों में से पेट्रोल बम और जो है इस तरीके की जितनी घटनाएं होती हैं फालतू वाली, उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। दूसरी तरीके से राजनीतिक प्रश्रय उनको जिस तरीके से दिया गया है वो मात्र राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे बनकर रह गए हैं। दूसरे मुद्दे पर हम चर्चा करें, पिछले 75 सालों में चूंकि जब देश आजाद हो रहा है तो उस समय तो रोजगार लगातार दिए जा रहे हैं, परंतु आप देखेंगे धीरे धीरे करके रोजगारों की जो स्थिति है भारत में वो लगातार घटती चली गई। उसकी एक वजह ये भी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने के लिए ट्रेंड किया गया। आप किसी भी परीक्षा का सिलेबस उठा के देखेंगे, वो आपके व्यक्तित्व में कोई भी एक आना भी वृद्धि नहीं करता है, और इस बात से आप भली भांति अवगत हैं। तीसरा एक मुद्दा आता है धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन करना या ना करना एक अलग मुद्दा होगा आज के मुद्दे से हटकर। अब आज के दौर में स्थिति यहां तक चली आई है कि आप पर कुछ नए प्रयोग और किए जा रहे हैं, और चूंकि अभी तक के जो प्रयोग किए गए हैं, फिर चाहे वो फीस आपकी बढ़ाई गई हो, फिर चाहे आप सोचिए एक फॉर्म के लिए आपको 1500 रुपये फीस देनी पड़ती है, जबकि आप जानते हैं कि जो मान लीजिए किसी ग्रुप डी या ग्रुप सी या ग्रुप बी की जॉब के लिए कोई बंदा अगर अप्लाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट, तो उसकी स्थिति आप उससे 1500 नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार घाटे में चली जाएगी। आप एक मंत्री के आयोजन पर लाखों रुपए यूं ही बहा देते हैं, पता नहीं कितने रुपए अनायास ही शिक्षा प्रणाली की खामियों के कारण भारत सरकार के ऐसे ही चले जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 1500 रुपए शुल्क रखना है, क्योंकि परीक्षार्थी की मजबूरी है आपको शुल्क देकर एग्जाम तक पहुंचना। दूसरी बात, आगे के जो प्रयोग हुए धीरे धीरे करके आप देखेंगे 90 के दशक के बाद, या यूं कहें जैसे 21वीं शताब्दी आती, चूंकि आप जान रहे हैं 2000 के दशक में विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल जितने भी आप आज यूज करते हैं सारे आ गए। इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से हमने क्या किया, हमने अपने बातों को, अपने विरोधों को लगातार लोगों तक ले गए। चूंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक मान लीजिए हम किसी अपने कुशल नेतृत्व के समक्ष जाकर अपनी बातों को रखते थे तो वो उसे कहीं न कहीं राजनीतिक एक आयाम देकर उसे रोक देता था। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी नेता हैं ये सब मौसी के लड़के हैं आपस में, ये कभी भी एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे सिर्फ बातों के अलावा। नुकसान इसमें आपका ही होना है। तो वर्तमान में जो आंदोलन है इसको लेकर भी मैं बहुत चिंतित हूँ कि कहीं ऐसा ना हो इसका भी मात्र राजनीतिक इस्तेमाल ना कर लिया जाए। 2000 का दशक आता है, लोग अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। इसी का प्रभाव है कि आज हम भी आपके बीच में आए हैं इन मुद्दों पर चर्चा के लिए। देखिए,
जहां तक सवाल है कि 50 साल पर रिटायरमेंट का, इसके पहले फायदे देखिए। ये जो चर्चा होगी ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ से होगी। कभी भी आप अपने विचारों को किसी एक फिक्स तकिए पर रखकर मत तौलिए, क्योंकि तकिए पर रखकर सर सोएंगे तो आपको हमेशा आश्रय की जरूरत पड़ेगी। आप हमेशा याद रखिए स्वच्छंद रूप से विचारों को रखिए। देखिए जो वर्तमान में 50 साल की एज करने की बात कही गई है उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, दो फायदे हो सकते हैं सरकार को। पहली बात तो एक युवा कर्मचारी मिलेंगे, दूसरी बात ये कि इससे रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है युवाओं के सामने वो बढ़े। ठीक है, इससे हम सहमत हैं और इसका उतने बड़े पैमाने पर विरोध भी नहीं किया गया। परंतु इसी दौरान एक और मुद्दा यूपी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जाता है, जो पब्लिक डोमेन में निकल कर आया है। उनके कई बड़े बड़े नेताओं द्वारा ऐसे बयान दिए गए हैं, अभी कल परसों भी बयान आए कि वो 5 साल संविदा प्रोग्राम चलाने चल रहे हैं। उनका तर्क ये है कि इससे युवा कर्मचारी उन्हें मिलेंगे और रोजगार की मात्रा बढ़ेगी। हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि रोजगार क्या है, सरकार के पास नौकरी की मात्रा लिमिटेड है, आप उसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, परंतु जनसंख्या हमारी अनलिमिटेड तरीके से बढ़ी है। भगवान दे रहे थे, लोग अपना आशीर्वाद स्वरूप ले रहे थे, तो लगातार जनसंख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या निकल कर यहां पर आ रही है कि 5 साल संविदा प्रोग्राम के तहत पहली बात तो यह कि हर व्यक्ति को 60% मार्क लाने जरूरी है। ठीक है, इससे भी हम सहमत हैं, ठीक है वो 60% लाएगा। दूसरी बात ये जो सबसे यहां पर दिक्कत वाली है, उसे 5 साल संविदा के तहत जो रखा जाएगा उसे वेतनमान भत्ते वगैरह भी नहीं दिए जाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से एक परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। आप सोचिए, अभी थोड़ा मैं ले चलता हूं आपको वर्तमान स्थितियों में, जिन स्थितियों में हैं आप। कोई एक व्यक्ति मान लीजिए 21 साल का है, वो फॉर्म डालता है। लगभग उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं या पूरे भारत की जो स्थितियां रही हैं, ये नहीं कि आज से, पिछले मैं 5 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ। और उस पर मैं लगभग 3 साल पहले ग्रेजुएशन के दौरान मैंने एक बात कही थी, एक समय ऐसा आएगा जब युवा सारे एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। ये जो आज हो रहा है, आज आपके वास्तव में भले के लिए हो रहा है। जितने भी सरकार नेगेटिव टर्म्स में आपको घुसेड़ेगी, जितना ही ज्यादा आप पर प्रेशर बनाएगी, उतने ही ज्यादा आप नीतियों को समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। बशर्ते करना यह है किसी राजनीतिक थाली में आपको बैठकर नहीं खाना है। उखाड़ तो यार आपने अंग्रेजों को दिए, ये छोटी मोटी सरकारें कहाँ की। आप सोचिए अगर आप अपने पर ही आ जाएंगे तो आप तो सर्वस्व शक्तिशाली है ना। संविधान ने तो आपको असीम ताकतें दी हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए आप कभी भी कुछ भी करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, देखिएगा कि जो 5 साल संविदा के प्रोग्राम आए हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज क्रिटिकल है कि 60% के साथ साथ पहली बात तो भत्ता नहीं दिया जा रहा है, दूसरी बात उतना वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, तीसरी बात यह है कि 5 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो चर्चा का विषय है कि जो 21 साल की उम्र में बच्चा मान लीजिए फॉर्म डालता है स्टूडेंट, वो 1 साल बाद आपका पेपर देगा, लगभग 22-23 की उम्र में उसका पेपर होगा। 23 बीतते 24 साल के आसपास तक आप रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो 24 के बाद 25 तक मेंस होगा, फिर आप 1 साल ले लेंगे रिजल्ट देने में, 25 तक मान लो मेंस का रिजल्ट दे दिए। आपको भी इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ऐसा नहीं कि ये दो साल में बढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही बढ़ा दे रहा हूँ। 25 साल के बाद लगभग 2 साल के आसपास आपका मुद्दा कोर्ट में जाएगा। वहाँ पे बाकायदे स्टूडेंट्स जो कि जिनके पास कोचिंग संस्थानों की या कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नोटबुक खरीदने तक के पैसे नहीं, वो चंदे लगाकर आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों का खटखटाना शुरू करेंगे और सरकार उन युवाओं के विरोध में अपने वकीलों को उतारेगी जिन युवाओं से ही इस देश का निर्माण होना है। आप सोचिए, वहां पे आप लड़ेंगे, अंत में आप हार जाएंगे, हार कर आप थक के बैठ जाएंगे, फिर ठेला लगाएंगे, फिर प्रधानमंत्री जी आपके लिए 10,000 रुपए कोरोना काल में लोन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्थितियां कैसे बिगड़ रही हैं, इस मुद्दे पर थोड़ा समझाते हैं।
जैसे मैंने कहा 3-4 साल 5 साल, आप मान चलिए 22 साल में आप भरते हैं तो लगभग 26 साल तक आपको 27 साल तक रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अब रिजल्ट मिला, 5 साल आप क्या करेंगे, संविदा पर जाएंगे। तो मान लीजिए 32 साल तक आप संविदा पर चले गए। ये मान लीजिए 22 साल की उम्र में आपने पेपर देना शुरू किया था। अगर यही कोई व्यक्ति अब अगर 25 साल की उम्र में देना शुरू करे तो 35 साल में वो संविदा कंप्लीट करेगा। अब मान लीजिए वो 35 साल में संविदा में फेल हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं आपके सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी आपके पास ही है। यह है कि नहीं, ये दुनिया जानती है, आप भी इस बात से अवगत हैं। महज कागजी भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविकता यही है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर हमेशा से रहा है और रहा है इस समय भी। ये भ्रष्टाचार चरम पर ही हो रहा है, कोई उसको देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है, क्योंकि नेतृत्व मात्र तो बदल रहा है। नेतृत्व बदलने से कई सारी चीजें बदली हैं, परंतु नेतृत्व के जो आदेशों का पालन जिस तरीके से हो रहा है वो तो लोग वही है ना, वो तो खाएंगे ना। लाल फीताशाही अभी भी काबिज है, अभी भी आपके डीएम एसपी लगातार घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। अभी भी आपके विधायक जी जो पहले एक सफारी से चलते थे, अब कई लोग इस बात से, सब आप लाइव देख सकते हैं, आप वो 5-5 गाड़ियों से इस समय काफिला चल रहे। कहाँ से आता है इतना पैसा भैया, कहाँ से पेट्रोल आ रहा है? सरकार ने एक, आप सोचिए कि अगर एक 25 साल की उम्र में एक व्यक्ति पेपर दे रहा तो 35 साल की उम्र में संविदा की परीक्षा अगर पास कर लेता तब वो जा पाता, और आप 50 साल में रिटायरमेंट कर दे रहे। ठीक है, 15 साल कुल मिला के उसने पेपर दिया। मुझे जो लगता है वो 15 साल चल ही नहीं पाएगा। इस तरीके इतना मानसिक उत्पीड़न तो कोई कभी नहीं करता ना, कुछ विशेष छोड़कर। ठीक है, इतना मानसिक उत्पीड़न ये सरकार, असल में होता क्या है, सरकार, मैंने हमेशा ये कहा, सरकार हमेशा चाहती कि आप सिर्फ नौकर बने रहे, और आप भी ये चाहते कि आप नौकर ही बने रहे। इसीलिए पैदाइशी आप नौकर हो गए, नौकरों के ही तरीके से आप सोचते हैं, नौकरों के ही तरीके से आप बोलते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, आप स्वतंत्र विचारों के पुरोधा बनिए, आप विचारों को स्वतंत्र रखिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके विचार क्या है। 35 साल की उम्र में आपको नौकरी दी जा रही, मान लीजिए निकाल दिया गया तो आपका काम गया। दूसरी बात, 5 साल संविदा के प्रोग्राम को लागू करने के पीछे की वजह जो महाशय लोग बता रहे हैं, ये बड़ी पीड़ादायक है यार। बाकी तो हर चीज सहा जा सकता है, ठीक है, आप 5 साल लाओ, 10 साल संविदा कराओ। अगर आपको लगता है हमारे ही संविदा करने से राष्ट्र की उन्नति हो रही है तो हम संविदा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमेशा से जब से देश आजाद हुआ है 2-3 चीज समाप्त किए जाते रहे। एक तो महिलाओं की स्थिति को उन्नत किया जा रहा है, मुझे कहीं ये उन्नति दिख नहीं रही है, सिर्फ कुछ जगहों पर छोड़कर। जिन्होंने अपनी उन्नति की उनकी उन्नति है, बाकी सरकार का कोई प्रयास मुझे उन्नति के रूप में दिख ही नहीं रहा है। आप 6,000 रुपये लड़की पैदा होने पे दे रहे हैं, इससे कोई उन्नति नहीं होने वाली, इसको आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। ठीक है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। गांधी जी ने कहा समाज स्वयं धीरे धीरे करके बदलता जाता है, एक्सेप्ट करता जाता है नई चीजों को। तो समाज एक्सेप्ट कर रहा है, एक समय बाद महिलाओं की स्थिति स्वयं ही सुधर जाएगी। परंतु जिस तरीके से सरकारों के लगातार 75 साल से प्रयास रहे हैं, मुझे लगता है पीछे ही गई। दूसरी बात, गरीबी लगातार हटाई जा रही है जब से भारत आजाद हुआ है। मुझे लगता है गरीबों को ही हटा दिया गया। ये करते क्या है बेसिकली, ये करते ये हैं, आज की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमेशा से सरकारें आपके उत्पीड़न का स्रोत मात्र है, इसको आप समझिए। ये करते क्या है, करते हैं आपको एक, पहले इंदिरा आवास दी जाती थी, प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। आजादी के 80 साल हो गए, आपके पास घर नहीं है, आपके पास स्वच्छ पेयजल नहीं, आपके पास शिक्षा नहीं, लेकिन आप भी तो वैसे हो ना। आप सरकारी रोड खुदाई कर डालेंगे, आप करोड़ों रुपए का घर बनवा लेंगे, लेकिन नाली में 2 सही ईंट नहीं लगवाएंगे, नाली टूटी क्योंकि सरकारी काम है। आप उसे वोट देंगे जो भैया जिसके साथ सेल्फी लेंगे चाचा के साथ, जो चोर हैं, उन्हीं को वोट देंगे। भारत के ज्यादातर युवा जो बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरीके कर रहे हैं, जो डिग्रियां ले रहे हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं जो सड़क के किनारे खड़े होने वाले लगते हैं, और आगे चलकर वही लगते क्या करते हैं, राजनीति में जाते हैं। तो भैया जो यहाँ उनके साथ खड़े होते थे वही आगे चल के उनको वोट देते हैं।
तो वही जाकर क्या करते हैं, उनका एकमात्र काम, चूंकि जिंदगी उनकी उसी में बीत गई है, उन्होंने कभी कुछ सार्थक राष्ट्र के लिए किया नहीं, तो क्या करते हैं, लूटना शुरू करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं जो भी स्थितियां क्रिएट हुई हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के ये लोग जिम्मेदार हैं। आप वोट ही उसे देते हो कि जो आपको सिर्फ लूट खाए, चोर है, मक्कार है, जातिवाद के नाम पर, पार्टियों के नाम पर आपने हमेशा वोट दिया है। चूंकि अच्छे लोग जो हैं उनका धर्म है नौकर बनना, वो राजनीति नहीं करेंगे भैया। ठीक है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, वो यही काम करेंगे। तो सारी स्थितियां जो निकल रही हैं वो कहीं न कहीं वोटिंग सिस्टम से लेकर ही निकल रही। अब देखिए है क्या, सरकार ने एक तर्क दिया कि इस 5 साल संविदा प्रोग्राम से भारत में, या यूं बात करें उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रवाद और नैतिकता में वृद्धि होगी। सारा राष्ट्रवाद का ठेका भारत के युवाओं ने ले रखा है, खास करके मध्यम और गरीब जो हैं यही ले रखे। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई मध्यम परिवार नाम की व्यवस्था नहीं होती। या तो आप गरीब हैं या तो आप अमीर हैं, आप ये तय कर लीजिए, आप मध्यम मत कहा करिए, पहली बात। ठीक है, अब देखिए सारा ठेका आपने ले रखा है, और सबसे ज्यादा घोटाला कौन कर रहा है, कार्यपालिका हमारी कर रही है। दुनिया से जग जाहिर है, सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में हम एकदम अच्छा स्थान बनाए रखते हैं लगातार। स्विस बैंक में हमारा अच्छा खासा पैसा जमा है, हमारे नेताओं के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। आप सोचिए, सांसदों विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए विधेयक 1 मिनट नहीं रुकता, लेकिन शिक्षा संबंधी कोई अगर सुधार करना तो विधेयक क्या है, महीनों सालों अटका रहता है। ये दोष कहाँ है, ये दोष हमारी कार्यपालिका में, ये दोष उनमें है जो 3-3, 4-4 गनर लेके आपके दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं और आप उसी नाम पर उनको वोट देते हैं ना। असल में आप जातिवाद मात्र से ग्रसित नहीं है। जैसे लोग कहते हैं जातिवादी, आप जातिवादी हो ही नहीं, आप बेसिकली मेढक हो कि आप रुक कर सोचेंगे ही नहीं, आप हमेशा दूसरे के एंगल से चलते हैं। आप ये सोचिए, हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है कि भारत में कभी विकास के नाम पर चर्चा ही नहीं होती कि आपने विकास क्या किया, और कोई विरोधी कभी भी ये नियम रहा है कि किसी भी अगर विपक्ष में हो तो सरकार के किसी भी कार्य की कभी प्रशंसा नहीं करेगा। जैसे केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक खाते को डिजिटल कर दिया गया। मैं इसको दोबारा एक बार और मैंने कहा था, आज मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं कि अगर यही डिजिटल ना किया गया होता तो इस कोरोना काल में जो 2000 रुपए आपके खाते में जा रहे हैं किसानों के, वही 2000 रुपए अगर सीधे प्रधान या लेखपाल जो कि लुटेरे हैं विश्व के सबसे प्रसिद्ध, अगर इनके पास जाते तो ये कम से कम आपसे जो लेते 500 रुपए लेते और ऊपर से आपको बड़ा सा एहसान देते कि कौन सा आपने इसको लगाया था, सरकार दे रही है 500 रुपए हमारे माध्यम से, आपको आपका नाम डाल दे रहे हैं ना। ऐसा लगता है जैसे इनके दादा रख के गए हुए अकाउंट से निकाल के दे रहे। और दूसरी बात, उससे बड़ा परोपकार तो आपको महसूस होता है कि प्रधान जी और लेखपाल जी ने हमारी तरफ ध्यान दिया है। प्रधान जी आए, हमसे मिले, हम 10 लोगों के साथ खड़े थे। ये विधा जब तक खत्म नहीं होगी आपके, अभी तो आप पीड़ित हैं क्योंकि आप में ये विधा है, आगे चल के आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पीड़ित होंगी। इसके लिए एकमात्र जरिया यही है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रखें, खुले दिमाग से सोचें, सिर्फ आप उसमें न बंधे कि जितना लोग आपको दिखा दे रहे हैं आप उसको देखें। अब देखिए, नैतिकता और राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं। एक सांसद रेप केस में फंसता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है, उसमें नैतिकता बहुत ज्यादा है, उसे बाद में अपनी पार्टी से कितने केसेस के बाद हटाया। हो सकता है चलिए राजनीतिक मुद्दा रहा हो, ठीक है। दूसरी वही जो इसमें प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके एक बड़े नेता के ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे, आजम खान जी, उनको आपने जो अंदर करवाया है बकरी चोरी के इल्जाम में, अजीब बात है। इतने केसेस के बावजूद आपको बकरी चोरी ढूंढनी पड़ी। मैं स्पष्टतर किसी भी राजनीतिक नेता को कभी भी बड़ी सजा नहीं होने वाली, क्योंकि सब मौसी के लड़के हैं। लालू प्रसाद यादव पूरी जवानी लूट खाए देश, अब जेल में है, बुढ़ाई जब ये अंत आ गया है तो जेल में बंद हैं।
और जेल की रोटी आराम से खा रहे हैं, एम्स में बढ़िया चेकअप हो रहा है। ठीक है, मायावती जी के ऊपर कई सारे चार्जेस लगे, आज वो स्वतंत्र है, सभी चार्जेस से उनको विमुक्त कर दिया गया है। मुलायम सिंह के ऊपर कई चार्जेस लगे, वो स्वतंत्र है। योगी आदित्यनाथ जिसके ऊपर मुझे लगता है लगभग 25 से 30 केसेस के आसपास लगे हैं, 28 केसेस के आसपास, वो व्यक्ति आपका सीएम है। आप किसी भी मंत्री को उठाकर देख लेंगे, उसको चुनाव का टिकट दिया जाता है जिसके ऊपर लगभग 50 से 100 आराम से क्या मुकदमे पड़े हुए हैं। ये सारे राजनीतिक दोष के कारण नहीं हो सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं एक जो दबदबा देखा जाता है ना, दबदबा के चक्कर में भैया के आदमी 4 तमाचा मार दे किसी आम आदमी ठेले वाले को, और वो ठेले वाला भैया का आशीर्वाद समझ के रख लेता है। जिस दिन वो 4 तमाचा जो ठेले वाले पर पड़ा, उस ठेले वाले की तरफ से 8 तमाचे में तब्दील कर दिया जाएगा। ये सारी जो तानाशाही व्यवस्था, जो भैया का पैर छूने वाली व्यवस्था है, खत्म हो जाएगी। और इस व्यवस्था को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, जितनी पीढ़ी आएगी, सब नौकर ही ज्यादा पैदा होंगे। ये फिक्स है। आप राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएं, आप भैया के आदमी। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या है, तात्कालिक रूप से समस्या का समाधान चाहते हैं। निर्णयों को मान लीजिए, अभी तो निर्णय हुआ नहीं कि आपको ऐसा किया जाना है, निर्णय मान लीजिए वापस हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि आप जीत गए, आप जीत नहीं गए, आप फिर हार गए, फिर कभी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्रिटिकल स्थितियों में डाल दिया जाता है, आपकी स्थितियों से वाकिफ हो जाएगा, निर्णय वापस ले लिया जाएगा। अब क्या होगा, एक कह रहे हैं 5 साल संविदा लाई जाएगी, दूसरा कोई आएगा कि नहीं, हम पहली कैबिनेट की बैठक में ही 5 साल संविदा के निर्णय को पलट देंगे, और जितने युवा हैं भैया जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। बेटा देखो, तुम्हारी यही नस्लें ही है, तुम जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए पैदा हुए, और जिंदाबाद के नारे लगाते रहो ऐसे। ठीक है, किसी के भी जिंदाबाद करो, तुम जिंदाबाद के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा जिंदाबाद कभी नहीं होना है, क्योंकि तुम मरी हुई लाश हो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा ना, बिना इंजन की तुम गाड़ी हो, तो बिना इंजन की गाड़ी हो, इसे चलते रहो, नौकर बनो, मरो। दूसरी बात, अब बात करते हैं थोड़ा नैतिकता और राष्ट्रवाद पर। एमजे अकबर एक केंद्र सरकार के मंत्री रहे हैं, जाने माने सांसद हैं। इनके ऊपर #मीटू के तहत अभियान चले, कई केसेस इनके ऊपर और हैं, बाद में मंत्री पद से हटाए गए। कई ऐसे मंत्री शामिल हैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में जिनके ऊपर केसेस हैं। सांसद महोदय बगल बैठ के सो रहे हैं, आप इन सब मुद्दों से परिचित हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं, जब वो मंत्री हटा दिया गया तो मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उस मंत्री को ना आप ही चुन के भेजे हो। दिक्कत ये नहीं, अब आप करते कि आप पार्टी की जिताते हो, आप हमेशा उम्मीदवार को वोट दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, सरकार बने या भाड़ में जाए, आपका काम सरकार बनाना नहीं है। आपका काम अपने पार्लियामेंट्री के लिए उस व्यक्ति का चुनाव करना है जो आपका सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। और आप सरकार के भरोसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। बच्चा पैदा होने से आपके मरने के कब्रिस्तान तक सारी व्यवस्था सरकार कर रही, इतनी व्यवस्थाएं सरकार कर भी नहीं सकती। हमेशा उठिए और विरोध करिए। विरोध की आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस आवाज की गूंज संसद तक पहुंचे। यही नियम हमेशा रहा है। ठीक है ना, भगत सिंह ने बम फेंक दिया क्योंकि उन्हें पता था वो बम फेंकना है, उन्हें कोई एक माध्यम है बम फेंकना। आपको कुछ नहीं पता, आपको तो भैया जिंदाबाद के नारे लगवाने, सेल्फी खींच के फेसबुक पे लेटेस्ट अपडेट करनी, भैया जी के साथ हालचाल लेते हुए। जो ज्यादातर ये समय प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उसमें भी ज्यादातर ऐसे ही लोग शामिल हैं, वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने लिए लड़िए। राष्ट्रवाद का ठेका आपने लिया है, आप भारत चलाते हो, इस बात को आप मानिए। सरकार भी तो मान रही है ना कि आपने राष्ट्रवाद का ठेका लिया है। किसानों ने सर्वाधिक भरण पोषण का ठेका लिया है, इनका पेट नहीं भरता बाबू साहब। ये सबसे ज्यादा 2 रुपए किलो चावल बेचने वाला कोटेदार, जिसकी कोई विसाद नहीं, वो स्कॉर्पियो से चलने लगता है। और 18 रुपए किलो वही राशन बेचने वाला किसान जिंदगी भर साइकिल का टायर नहीं बदलवा पाता है। स्थितियां बहुत क्रिटिकल हैं, इस पर आप सोचिए। आज की नहीं है, 75 सालों का कोड है, ये खत्म होने में टाइम लगेगा। आप हर एक
राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री जी 70 साल के हैं, युवा हैं, 35 से जैसे दिखते हैं। 50 साल के हमारे योगी आदित्यनाथ जी होने वाले, इनको भी रिटायर होना चाहिए। अब उम्मीद यही है कि रिटायर हो भी जाएंगे। तमाम मंत्री ऐसे हैं जो एकदम लटके पड़े हैं, इनको भी रिटायर होना चाहिए। राष्ट्रवाद का ठेका उस विधायक ने नहीं लिया है जिसने पिछले 5 सालों में लगभग अरबों की संपत्ति बना ली हो। ये लाइव टेलीकास्ट में कर रहा हूं, मैं नाम लेना किसी का नहीं चाहता। राष्ट्रवाद का ठेका उस राजनीतिक पार्टी के मेंबर ने नहीं लिया है जिसको भी पिछली लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया हो किसी पार्टी से, जिसके ऊपर 50 से ज्यादा केसेस हैं, उसने राष्ट्रवाद का और नैतिकता का सारा पालन पोषण कर रखा है। ठीक है, उस व्यक्ति ने नैतिकता का सारा पालन पोषण कर रखा है जिसने पब्लिक के वोटों से ही जीतकर पब्लिक को ही जूतों से मारा सड़क किनारे। उसने सारा पालन पोषण कर रखा है। क्योंकि है क्या भैया, आप कौन हो? जिंदाबाद वाले। तो जिंदाबाद आप करते रहिए। आपको विरोध करना है, विरोध करना है तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इसका परिणाम दूर तक होना चाहिए। देखिए, सरकार का समर्थन और सरकार का विरोध से हमें मतलब नहीं है। होता क्या है, आप एंटी गवर्नमेंट हो जाते हो। एंटी गवर्नमेंट मत बनिए। सरकार के जो निर्णय सराहनीय हैं उनकी आप सराहना करिए, जो निर्णय निंदनीय हैं उनकी आप निंदा करिए। किसी के भी आप पर्टिकुलर एकदम जकड़ मत जाइए कि अब अगर आप पर्टिकुलर कोई एक मीडिया चैनल देख रहे हैं तो वही देखेंगे, वो जो कह रहा है सब सही कह रहा है। बेसिकली होता क्या है, मेंटली गुलाम बनाए जाते हैं दिमागी रूप से। दिमागी रूप से आपको वही स्विच दबाया जाता है आपके दिमाग का जिसका आपका उस चैनल से कनेक्शन जुड़ जाता है, और फिर आप क्या करते हो, वो जो बताता है उसी पर आप चलते रहते। तो पर्दे के पीछे भी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचना है। आपको जिस किनारे पर आप खड़े हैं उसके अलावा भी एक किनारा है, वहां तक आपको पहुंचना है। तो अब थोड़ी सी हम आपको वैकेंसियों के बारे में बता देते हैं कि हम जो बोले अब आपको समझ में आएगा। यूपी SSS की 2016 से अभी तक 24 वैकेंसी फंसी हुई हैं। कुछ के पेपर हुए हैं, कुछ के रिजल्ट आए हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आशीर्वाद से आप जिंदाबाद करते रहिए। बीडीओ का 1953 के आसपास पोस्ट के लिए 2018 में पेपर होता है, 2020 चल रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लोअर BCS अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। सिर्फ प्रीलिम एग्जाम हुए हैं, 3 साल होने वाले हैं। प्रीलिम एग्जाम होने वाले, इसके बाद मेंस होगा, उसके बाद कहीं जाके कभी ज्वाइनिंग होगी अगर बच्चा बचा रहेगा तब। कोरोना वगैरह से, कुपोषण से, कोरोना सब कुछ तो हो रहा है, एक्सीडेंट से, कुछ नहीं तो सरकारी गुंडे ही मरवा देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बच्चा बचा रहेगा तो वो ज्वाइन करेगा। कभी अगर ज्वाइनिंग हुई, अगर कोर्ट नहीं गई तो कोर्ट जाएगी, 2-3 साल और लग जाएगा, 40 साल तक अपना ज्वाइन करेंगे। रेलवे की परीक्षा के लिए ये बहुत एक क्रिटिकल मुद्दा रहा है। रेलवे की परीक्षा के लिए 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने लगभग फॉर्म डाले। आप सोचिए, हर फॉर्म की कीमत लगभग 300 से 400 के आसपास है। आप सोचिए, अरबों रुपए सरकार के पास जमा हो गए। अगर वही पैसा इतने लोगों ने किसी सार्वजनिक हित के लिए जमा किया होता तो अभी तक उसकी ब्याज से पता नहीं कितने किलोमीटर लंबी सड़क बन गई होती और उसका नाम रख दिया गया होता रेलवे परीक्षार्थी सड़क योजना। कम से कम एक सड़क तो बन जाती है इन लोगों के नाम पे। इतना पैसा पता नहीं कहाँ जमा किए पड़े। आप एक डेट जब नहीं दे पा रहे तो क्या जरूरत है आपको फॉर्म निकालने का? आप जब परीक्षा करवा नहीं पा रहे तो क्या जरूरत है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप पैसा खा रहे हो बैठ के। आप क्या करो, आप सिर्फ एक दुकान खोल रखे हो जनता को चाबी ऐंठने की, परंतु कभी न कभी ये उद्गार उठेंगे। और उद्गार याद रखिए, मैं फिर से एक लाइन दोहराना चाहता हूँ, हमने तो उखाड़ दिया अंग्रेजों को। सरकारें और गली में घूमने वाले क्या है? ये विधायक सांसद के हैं, इन्हें हम बनाते हैं।
ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए यार। आप बेसिकली पैर पर मत गिरे। हमारे यहाँ विधायक जी शादी में आ गए, बिटिया की शादी में आए थे, चाचा हैं, साथ में साथ सांसद महोदय आ गए, सब छोड़ के सांसद जी के पीछे पड़ गए। जीजा जी बैठे हैं किनारे, उनको देख ही नहीं रहा है कोई, सांसद जी के पीछे सारे लोग पड़ गए। ये क्या है? ये आप पे, आपके दिमाग पे कोई एक कब्जा है, इस कब्जे से आपको छूटना होगा। आप बेसिकली मजदूर हो गए यार। आप कहने को सिर्फ मध्यम वर्गीय अमीर हो, क्या अमीर हो? आप एकदम भिखारी हो, एकदम आप दिल से भिखारी हो, आप दिल से नौकर बन चुके हो कि आप गुलामी ही करोगे। सांसद महोदय आएंगे, आप खड़े ही नहीं रह सकते, आप कहीं खड़े आप उनके पास दौड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप गुलाम हो। गुलाम हमेशा स्वामी के प्रति वफादार होता है। आपकी वफादारी की कीमत अलग अलग है। कोई शराब लेके अपनी वफादारी बेच रहा है, कोई पैसे लेके वफादारी बेच रहा है, कोई धर्म के नाम पे बेच दे रहा है, कोई जाति के नाम पे बेच दे रहा है। इससे आपको कहीं कहीं निकलना होगा। आप सोचिए, सारे लोग दोष दे रहे हैं संविदा के लिए, सरकार दोषी। मैं कह रहा हूं आप दोषी, क्योंकि आपने इसके पहले कोई एक संगठित आंदोलन बताइए कभी भारत बंद किया हो जी परीक्षार्थियों के हित में हो, परीक्षार्थियों संबंधित कोई मुद्दा लिया गया, कोई निर्णय लिया गया और आपने भारत बंद किया हो? आपने नहीं किया। आप तो भारत बंद करेंगे सीए के खिलाफ। अपनी नागरिकता पता ही नहीं कि आप नागरिक हैं कि नहीं है, आपको पता ही नहीं नागरिकता क्या होती है। लेकिन आप भारत बंद के आंदोलन में जाएंगे सीए के खिलाफ और 2000 करोड़ की संपत्ति यूं ही जला देंगे। आपको पता ही नहीं किस लिए जो है जम्मू कश्मीर में सेना लड़ रही है, सेना क्या कर रही है, आप यहां उसके खिलाफ दंगे कर देंगे। आपको पता ही नहीं किस बुआ भतीजा चाचा मामा के आप आंदोलन में जा रहे हो, उसका क्या थीम है, वो किस थीसिस पे काम करता है, उसने क्या क्या निर्णय इतिहास में लिया, आपको कुछ नहीं पता। आप तो पैदा ही हुए हो सरकारी जिंदाबाद के कर्मचारी हो। भैया के साथ सेल्फी लेके सिर्फ फेसबुक अपडेट करना, बेटा इससे निकलो, क्योंकि इससे जब तक आपका दिमाग नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ भी सार्थक नहीं कर पाने वाले हो। और इस आंदोलन में मैं हर एक व्यक्ति से कहूंगा, हर एक व्यक्ति जो भी वर्तमान में परीक्षा होने जा रही है, आपकी परीक्षा आरओ 2016 जो कि 20 सितंबर को प्रस्तावित है, पीसीएस प्रस्तावित है नेक्स्ट मंथ में, आप कोशिश करें ब्लैक शर्ट पहन के जाएं, ब्लैक मास्क लगा के जाएं, ब्लैक पैंट पहन के जाएं। अगर आप फीमेल हैं तो उसी तरीके से आप काले परिधानों का वर्ण करें, जिससे एक विरोध की आवाज जानी चाहिए लोगों तक कि हमने, हाँ ये क्या वैचारिक विरोध, ये जो हम अपना रहे हैं गांधीवादी नीतियां हैं, और गांधीवादी नीतियां हमेशा कारगर रही हैं। आप याद रखिए, आप विस्फोट करके नहीं जा सकते, आप सरकारी बसों को जला के नहीं, सरकार के पास इतनी पुलिस फोर्सेस है, इतनी सेना लगा देगी, आपको अनायास से सैकड़ों लाठी मारेंगे, जवानी पूरी बर्बाद हो जाएगी आपकी। विरोध हमेशा संरचनात्मक तरीके से होना चाहिए। आप उनके भरोसे मत जाइए, भैया चाचा लोग आपको ले जा रहे हैं, जिंदगी खुद बर्बाद हो चुकी है, आपकी भी बर्बाद कर देंगे। आप पहली बात तो राजनीति से दूर रहिए, विनम्र निवेदन है। दूसरी बात, आप एक संगठित तरीके से विरोध करिए। सरकार का एक पूर्णतया निर्णय, आप सोचिए जो संविदा में 5 सालों तक, अब इस जो परीक्षा आयोजित करने की बात कर रहे हैं हर 6 महीने पे, इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, इसको भी लेकर चुनौती है। आपके एसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, आपके लेखपाल का पेपर लीक हो जा रहा है, आपके बीडीओ का पेपर लीक हो जा रहा है, आपके रेलवे का पेपर लीक हो जा रहा है, बैंक का पेपर लीक हो जा रहा है, पीसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। क्या बचा क्या है यार तुम्हारे पास? तुम इसको कैसे बचा लोगे? और ये पेपर होगा कर सीनियर लेंगे, सीनियर कर्मचारी पेपर लेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों से गेट खुलवाते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, सब्जी मंगवा के खाते हैं, वो पेपर लेंगे। आप सोचिए वैसे लोग पेपर लेंगे। कोई अगर महिला कर्मचारी है तो उसके साथ क्या क्या करेंगे, पता नहीं कितने हैशटैग मीटू अभियान से ज्यादा चलानी पड़ेगी। आप कर क्या रहे हो? आप बेसिकली एक ऐसा मुद्दा क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा माहौल बना दे रहे हो जिससे राष्ट्र की बात छोड़ो, मानवता पतन के चरम पर चली जाएगी। ऐसे भी लोग इतना गंदा कर रखे हैं माहौल को पहले से। तो निर्णयों को लेने से पहले कभी न कभी हमेशा सोचना चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आप विरोध करने जा रहे हो तो आप डटकर मुकाबला करिए, जो भी होगा आमने सामने होगा। याद रखिएगा, आपके विरोध के बाद की स्थितियां क्लियर होनी चाहिए, आप करने क्या वाले हैं। अगर आप विरोध करने जा रहे हैं तो कदापि राजनीतिक प्रश्रय न लें। कोई अगर कैबिनेट की पहली बैठक में, खास करके ध्यान रखिएगा अखिलेश यादव जी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, कोई अगर कैबिनेट की पहली बैठक में
निर्णय पलटने की बात कर रहा है तो उस पर एक ध्यान ये भी देना कि उसने डायल 100 जैसी योजना चलाई थी जो कि बहुत कारगर रही थी, लेकिन इन्हीं महाशय के काल में 2015 में पीसीएस के वैकेंसीज की जांच हो रही जिसमें खुले तौर पे अनियमितता सामने आई है। इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सारे पक्षों को देखें, गुलाम न बने, और एक बार आपसे फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, जिंदाबाद वाली जाति से बाहर निकलिए और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का अर्पण कीजिए एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।